काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इफिशियंसी मीन्स कम से कम रिसोर्सेज में उस काम को कर देना जो कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज में कर रहा है। समझ में आया? इसी को हम इफिशियंसी। तो अगर आप इफिशियंट होंगे, इफिशियंट यानी कम समय में एक टास्क कर लेंगे, तो आप शायद उतने ही घंटे में जितने घंटे में कोई दूसरा आदमी, नॉर्मल आदमी एक काम को खत्म करता है, आप 2 काम खत्म कर सकेंगे। राइट, वो भी अच्छे क्वालिटी के साथ, इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। इसीलिए बोला, ऐसा नहीं कि 2 काम या 3 काम कर लेना है लेकिन सबका क्वालिटी क्या हो, क्वालिटी भी इफेक्टिव हो और समय भी कम समय में आपने ज्यादा टास्क किया। तो मैनेजमेंट में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी है, क्योंकि अच्छा रिसोर्सेज को हमने डिफाइन करते समय आपको बताया था कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, ऑलवेज स्कार्स, एंड यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू कंप्लीट एनी टास्क विद इन दैट लिमिटेड रिसोर्सेज। उस पे बहुत सारे लोग हैं जिनका हक है, ठीक है ना, वो रिसोर्सेज पे बहुत सारे लोग हैं जिनको यूटिलाइज करने के लिए वो चाहिए। तभी ईंधन कभी कभी, अभी पेट्रोलियम कितना महंगा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और जो है रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, तो वो महंगा है। कोई भी चीज जिसका डिमांड बढ़ेगा और वो लिमिटेड रहेगा वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, और कोई भी चीज जिसका डिमांड कम है, ठीक है ना, एंड वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वो अभी सर ने बताया होगा आपको, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो लोअर कॉस्ट पे मिलेगा आपको। तो रिसोर्सेस हमेशा स्कार्स है और सबको चाहिए वो, तो आपको जितना मिला उसमें आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकोगे। कुछ पूछना है? ठीक है, सिंस अभी सर आए नहीं ना, भूल गए होंगे, एक बार को याद दिला दो, पीछे से निकल के मंजे सर को बुलाओ। तो मंजे सर को पहचानते हो ना? हाँ, यही बैठते हैं लैब में ही। ओके, अब हम अगर इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट देखें, तो सबसे पहले मैनेजमेंट में आप सबसे पहला काम जो करते हो वो डिसीजन लेते हो। और मैंने ये भी बताया था कि डिसीजन मेकिंग बहुत सिचुएशनल होता है, ठीक है ना, यानी हर एक सिचुएशन में एक आदमी अलग अलग डिसीजन लेता है। राइट, क्या इंपॉर्टेंट है, अगेन क्या आपके पास कम है उसको आप पहले ध्यान में रखोगे। समय कम है और समय इंपॉर्टेंट है, तो आप पैसे को थोड़ी देर के लिए फॉरगो करोगे, ठीक है, जाने दोगे, या ज्यादा खर्चे पे भी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली हमारे घर का जो किराने का स्टोर का सामान आता है या फिर कोई भी सामान आता है, नॉर्मली हम कोशिश करते हैं होलसेल से या फिर जहाँ पे डिस्काउंट अच्छा मिलता है वहां से ले, करते हैं ना ऐसा। तो एक बार जाके बिग बाजार में देखते हो इतना इतना लूटा, मुझे तो समझ में नहीं आता जब मैं कभी जाती हूँ, मेरे घर के बहुत पास है बिग बाजार, बट आई नेवर गो, क्योंकि इतना रश रहता है, बहुत टाइम चला जाता है उसमें। पर मैं अगर कभी जाती हूँ तो मुझे समझ में आता है ये इतने सारे बिस्किट लेके करेंगे क्या, इतना सारा कोल्ड ड्रिंक का डब्बा उठा के क्या यहाँ से ले जाके दुकान खोलते हैं क्या ये लोग घर पे जाके। आई यूज टू थिंक लाइक दिस, क्योंकि वो लोग इतना इतना उठा के ले जाते हैं। ठीक है, सोशल वर्क, कोल्ड ड्रिंक से कौन सा सोशल वर्क होता है बताओ मुझे। कोल्ड ड्रिंक कौन सा सोसाइटी के काम आने वाला चीज है? ऐसे भी वो खैर व्हाटएवर, जो भी उनका विजन होगा, लेकिन लोग कितना कितना ग्रोसरी खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि उनको शायद अरे वो करे क्या, एक पे एक फ्री है, 2 खरीदेंगे तो 2 अधिक फ्री मिल जाएगा, है ना। तो ये इस चक्कर में ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और मार्केटर को पता है कि कैसे कैप्टिवेट करना है कस्टमर को, कैसे उनके जेब से 50 के बदले 500 खर्चा करवाना है। राइट, वो ये सारे तरीका है, डिस्काउंट, कूपन, ऑफर। अगर आपने 2000 का शॉपिंग किया तो आपको 3000 का कुछ फ्री नहीं मिलेगा, वाउचर मिलेगा, यानी अगली बार आप आइए शॉपिंग करिए, उसमें 3000 का आपको डिस्काउंट देंगे, शॉपिंग करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम भी। दीज आर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे बोले ना 50 का ही काम था, बगल वाली दुकान में जाते तो 50 रुपए में हो जाता, लेकिन बिग बाजार में गए तो 500 रुपए खर्चा हो गया, क्योंकि बहुत सारा मुफ्त मिल रहा है, वो मुफ्त एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपीज की जगह पे 500 के कॉस्ट पे मिल रहा है। ठीक है ना, ये हम नहीं रियलाइज करते उस समय, मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वहां इतना इतना सामान लोग लेके जा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है ऑफर है, डिस्काउंट है, फ्री मिल रहा है बहुत कुछ, तो हम ले लेते हैं। राइट, तो हम जाते हैं। लेकिन सपोज करो वही आदमी जो इतना इतना खरीद के बिग बाजार से या फिर किसी भी रिलायंस स्मार्ट से या कहीं से भी लेके जा रहा है, वो उसके घर में कोई गेस्ट आ गया, उसको अभी चाहिए वो चीज, तो वो बगल से लेता है ना। उस समय अगर बगल वाला दुकानदार 10 रुपए ज्यादा भी ले लो तो देके ले लेता है। व्हाई? सिचुएशन, ठीक है ना, अभी जरूरी है, सिचुएशन बदल गया। ये तो छोटा एग्जांपल बताया, ऐसे आप इसको कहीं पे भी जाके देख सकते हैं कि कैसे हम सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन
चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में यू मेड अ डिसीजन, राइट। डिसीजन क्या होता है? दैट अगेन डिसीजन इज चॉइस, ठीक है ना। आपके पास अगर डिसीजन हम कब लेते हैं? जब हमारे पास चॉइस हो। सपोज करो यहाँ कोई स्टूडेंट है, दिस इज अ बीबीए क्लास, बीबीए के यू, राइट। यहाँ कोई स्टूडेंट है जिसका मैथ्स था +2 में, तो उसके पास दो ऑप्शंस थे, इधर गो फॉर बीसीए और फॉर बीबीए। ऑप्शन था उसके पास, एंड देन ही टुक द डिसीजन ऑफ बीबीए और बीसीए, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका मैथ्स नहीं था 12th में, उसके पास तो डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेस नहीं है, बीसीए और बीबीए नहीं है, बीबीए ही है या फिर बीबीएम है, राइट। चलो बीकॉम। ओके, तो अब समझ में आया? यस मैम। डिसीजन मेकिंग कब लेते हैं? जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैविंग चॉइस, ठीक है ना। हर लाइफ के हर मोड़ पे आपके पास चॉइस होता है, ठीक है ना। हर मोड़ पे चॉइस होता है ना। अब आप क्या करते हो, आपको समझ में नहीं आता आप कर क्या रहे हो। जब आप दुकान में जाते हो, समटाइम्स आई से टू शॉपकीपर कि आपने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। अगेन कंफ्यूजन में क्या डाला? क्योंकि एक साड़ी लेने आए थे या एक कपड़ा लेने आए थे, एक कुर्ती लेने आए थे और चारों पसंद आ रहा है। अब क्या करें? अगेन चॉइस, अगेन यू हैव टू मेड अ डिसीजन, राइट। तो हर समय डिसीजन लेते हैं, हमें पता नहीं कि हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, पर मेंटली वी कैलकुलेट आवर बजट, ठीक है ना। अच्छा अभी इतना खर्चा कर ले तो कुछ होगा क्या, कोई प्रॉब्लम होगा क्या, कुछ जरूरी काम है क्या, कोई दूसरा, ठीक है ना। कभी ऐसे से कैलकुलेट करते हैं ना, नहीं किसी को देना भी है क्या, ऐसा पूरा देख लेते हैं। अगर कुछ नहीं रहता तो चलो ठीक है, एक के बदले 2 ले लिया। नहीं, बहुत टाइट है अभी बजट, ठीक है ना। कोरोना का टाइम में पैसा सेव करके रखना, पता नहीं कब क्या जरूरत हो जाए। नहीं छोड़, अभी ये कहाँ जाना है, कोरोना टाइम में तो घर में ही रहना। मतलब जो भी हम डिसीजन लेते हैं, हम अपने आप को आर्ग्यूमेंट से समझा लेते हैं कि आवर डिसीजन इज राइट, ठीक है ना। ज्यादा लेते हैं तो भी समझा लेते हैं कि कोई गलती नहीं किया, डोंट फील गिल्टी। ऐसा होता है कभी कभी, अच्छा लगे तो ले लिया करो। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी नहीं लिया, ठीक किया तुमने, ठीक है ना, अभी बहुत दूसरे इंपॉर्टेंट काम आ सकते हैं, हम समझा लेते हैं। लेकिन हमारे पास चॉइस तो तभी रहता है ना। ऑल ऑफ अस मेड डिसीजन, ठीक है, जब हमारे पास चॉइसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैविंग चॉइसेस, राइट। तो हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। नाउ डिसीजन कब लेते हैं, किस चीज को ध्यान में रखते हैं? अभी मैंने कहा ना कि अपने बजट को ध्यान में अच्छा ठीक है, जिसके पास बजट का कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर शॉपिंग के मामले में डिसीजन मेकिंग करना हो तो वो क्या करेंगे? ठीक है 5 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, जितना भी उनको मर्जी ले लेंगे, उनको कोई कुबेर का खजाना उनके पास, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन रिसोर्सेस तो है ना, अगर हमारे पास, हर कोई अपने रिसोर्सेस के हिसाब से अपना तय करता है, डिसीजन लेता है। आप लोगों ने भी एक डिसीजन लिया कि बीबीए करना है, दूसरा डिसीजन लिया कि सीमेट से करना है। अब आप लोग प्लानिंग कर रहे होंगे, ये डिसीजन लिया होगा कुछ ना कुछ रिसोर्सेस के बेसिस पर, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट भी रहा होगा। नहीं तो आप में से कौन नहीं चाहेगा कि हम आईआईएम से पढ़ते? कोई ऐसा है जो नहीं चाहता? चाहता ना, है ना। मैं भी चाहती कि मैं किसी बहुत बड़े कॉलेज, किसी और भी बड़े कॉलेज की टीचर हूँ, राइट। लेकिन देयर आर सर्टेन कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। कभी कभी देखोगे आप लोग अभी बहुत बड़ी बड़ी जॉब छोड़ करके अपने होम टाउन में आ जाता है, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रॉब्लम, ठीक है ना। कभी मदर फादर का हेल्थ का केयर करना होता है, या कभी वो लोग अकेले होते तो उनका ध्यान रखना होता है, या फिर कभी आपका फिनेंसेस इतना अलाउ नहीं करता, कभी आपके मार्क्स इतने ज्यादा नहीं होते कि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन आपको अभी के लिए बेस्ट लग रहा होगा, राइट। तो हमेशा डिसीजन मेकिंग रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी और कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट्स मतलब समझ में आ रहा है ना? वैष्णवी, मैं भी आपको रिमूव कर रही हूँ, सॉरी। ओके, ठीक है। तो रिसोर्स, अब मैंने कहा कि किस चीज के अवेलेबिलिटी पे आप डिसीजन लेते हो? रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी पे, या फिर उसके लिमिटेशन पर, कितना कम है या कितना है आपके पास। ओके, अब ये रिसोर्सेज क्या है? कौन बताएगा मुझे? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, जो थे वो बताइए, क्या है रिसोर्सेज? अरे बस ऐसे ही बताओ, जो तुमको समझ में आता है वो बताओ, डेफिनेशन मत बताओ मुझे, समझना ज्यादा जरूरी है ना। लिख देंगे आप समझ जाएंगे। तो क्या होता है रिसोर्सेज? Ma'am, which fulfill a human need.
बस सबका आंसर है which fulfills human needs. ठीक है, जैसे अब एग्जांपल दो मैम। वाटर, पेट्रोल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ओके ठीक है, मैं मान हाँ, ली मैम। इलेक्ट्रिसिटी इज अ रिसोर्स, ठीक है, वी ऑल अग्री, वाटर इज अ रिसोर्स, वी ऑल अग्री, राइट। लेकिन जब मैं कहूँ कि इस क्लासरूम में पढ़ने के लिए वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स, पढ़ने के लिए क्या जरूरत, इनडायरेक्टली छोड़ो ना, अभी पढ़ाई करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नहीं तो मैं बोलती हूँ दीज रिसोर्सेज ना कीप ऑन चेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर टास्क। वो सारे रिसोर्सेज है जो तुम्हें अभी दिख रहे हैं, जो नहीं भी दिख रहे हैं वो भी रिसोर्सेज है, लाइक टाइम जो इंटेंजिबल है, ठीक है ना, वो भी क्या है, रिसोर्सेज है। लेकिन रिसोर्सेज जब हम बोलते हैं तो बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि ऑल दोस थिंग्स व्हिच फुलफिल्स ह्यूमन नीड एंड वांट इज रिसोर्सेज। लेकिन कब, अभी पढ़ते समय आपके लिए क्या रिसोर्स है, तो कॉपी कलम, ठीक है ना, टीचर, स्टूडेंट्स, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, दीज आर द रिसोर्सेज व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर क्लासेस। ऑनलाइन जब अगर ऐड कर दो तो ये लैपटॉप और ये जूम और ये इंटरनेट कनेक्शन, ये स्क्रीन, ये भी क्या हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है, इसके बिना नहीं होता। तो वो सारे चीज जिसको जो आप यूज करके किसी काम को करने वाले ना, आपके लिए वो रिसोर्स है। समझ में आ गया? अब रिसोर्सेज को समझो, ये तो पढ़ाया आपको, समझाया आपको कि पेट्रोलियम है, पानी है, बहुत कुछ है, सब कुछ है। सड़क भी एक रिसोर्सेज है, जो ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा रोडवेज रिसोर्स है, राइट, है ना। तो वो सारे चीज रिसोर्सेज है। आपके काम के रिसोर्सेज क्या है, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चे इंटेंजिबल, टैंजिबल बोलते हैं, रिन्यूएबल और रिन्यूएबल बोलते हैं, लेकिन मैं अभी क्या बोल रही हूँ कि इसको आप मोटा मोटी 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब वी आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, कैपिटल या फिनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है ना, जिससे हम इन सब चीजों को ले सकते हैं। कोई भी अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग में लगा सकते हैं, लैंड में लगा सकते हैं, ऑल आर कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है। एंड देन फाइनली इज फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज ऑल रॉ मटेरियल, ठीक है ना, जो आपको जरूरत है काम करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल रिसोर्सेज। अब इन्हीं तीनों रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे आप, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर ले, यही डिसीजन लेते हैं आप, है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग दीज 3 resources to achieve the entire goal of the organization or individual goal for that matter, है ना। इंडिविजुअल गोल को भी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव करने के लिए जो डिसीजन आपने लिया है, हाउ टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी एक्चुअल मैनेजमेंट यही है, राइट। अब अगर मैनेजमेंट को डिफाइन करें तो हमने आपको 1 लाइनर उस दिन बताया था कि इट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। अब इसी मैनेजमेंट को, अच्छा ठीक है, एक और बात, मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको मैनेजर्स भी जानना चाहिए। तो नॉर्मली जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, मैनेजर्स को जो डिफाइन हम करेंगे तो वी कैन नेवर डिफाइन मैनेजर, किसको बोल सकते हैं, जो मैनेजमेंट क्या मैनेज ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है, ये बात तो सही। फिर वो करता क्या है, वो काम करने लगता है, so normally good managers don't directly contribute in completion of the task. They indirectly contribute through their team members, through their employees, through their subordinates in completing the same task. तो अब बोलोगे कि ये मैनेजर को कुछ करता वरता है नहीं, बस करवाता है, इसके लिए इतना हाई पैकेज क्यों, वर्कर्स को इतना सैलरी नहीं मिलता जितना मैनेजर्स को मिलता है, बिकॉज ये ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है ना। काम आपको मैंने दे दिया कि तुम फलाने जगह जाओ और वहां से ये उठा के ले आओ, इट्स सिंपल। आपको मैंने बोला, आपको रिसोर्सेज दे दिया, मतलब ठीक है, आपको मैंने बाइक दे दी, गाड़ी दे दी, या फिर आपको पैसा दे दिया कि ऑटो करके जाओ और लेकर के आ जाओ, इट बिकम सिंपल। लेकिन ऐसे 10 लड़कों से मुझे अलग अलग जगह से काम करवाना है। अब क्या हुआ, 4 लड़के ईमानदार है, चले गए लेकर आगे, लेकिन 3 आदमी रास्ते में जाम है, फंसा हुआ है, ठीक है ना, वो कहीं और घूम रहा है, मूवी देखने चला गया,
ठीक है ना, अपने दोस्तों से मिलने चला गया, हाँ हाँ आ रहे हैं, फलाना हो गया चिल्लाना, कितना मुश्किल है ये काम कराना। हाउ टू कीप कंट्रोल ऑन अदर्स बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे के मूव को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अच्छे मैनेजर्स को पता होता है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये हर बार पनिशमेंट से, सैलरी कट करके नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट टूल्स, ठीक है ना, जिसको वो यूज करते हैं, कभी मोटिवेट करते हैं, कभी खुद करके दिखाते हैं, कभी दूसरे तरीके से अप्रिसिएट करके उनको, कभी उनके फेल्योर को भी, फेल्योर अगर फेल भी हो गया उनका कोई टीम मेंबर तो भी उसको अप्रिसिएट करके, ठीक है बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है आगे बार करना, अगली बार तुम जरूर कर लोगे, आई बिलीव यू, उस पर ट्रस्ट दिखा करके, उसको इनकरेज करके कि आप कर सकते हैं ये चीज। बहुत सारे टूल्स है जिससे मैनेजर ये काम, और ठीक है इससे भी ज्यादा अर्डियर है तो फिर लास्टली पनिशमेंट एंड पेनल्टी तो है ही, ठीक है ना। तो अच्छे मैनेजर इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, व्हाइल वर्कर्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशंस में। अब इसको डिफाइन किया है हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज टू forecast, management is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate and control activities of others, दूसरों के एक्टिविटीज को, दूसरों के एक्टिविटीज को, उनके बिहेवियर को क्या करना। पहले आप प्लान को फोरकास्ट करिए कि आपको क्या करना है, फोरकास्ट मतलब प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, ठीक है, इसको हम भविष्यवाणी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर को, प्लान को फोरकास्ट करिए, देन अब जो भी आपने प्लान बनाया है, डेवलप किया है, उसको ऑर्गेनाइज करिए। सपोज आपने कोई टास्क सोचा है कि हम ये करेंगे, ठीक है ना, तो अब आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, यानी एक कोई भी टास्क अपने आप में, जब टास्क का नाम लेते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ तुम लोग को ये बोलूं कि इस पूरा रूम को डेकोरेट करने का काम है, आप लोग करेंगे, अब कैसे होगा ये, ऐसे डेकोरेट करना बहुत भारी लगता है, किसी एक को दे दो तो बहुत ही भारी लगेगा, समझ में नहीं आएगा करूँ क्या, क्या हटाऊं, क्या लगाऊं, कैसे डेकोरेट करें, राइट। अब आप क्या करोगे, सिंपल करोगे, सबसे पहले क्लीनिंग से शुरू करोगे, राइट, फिर आप डेकोरेटिव जो भी पीसेस होंगे वो लगाओगे, वो सजाओगे। तो क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। कोई भी काम को, पहले खाना बनाओ इज अ वेरी हेक्टिक टास्क, ठीक है ना, लेकिन पहले पता चल जाए रोटी भुजिया बनाओ, वेरी सिंपल टास्क, क्योंकि दो चीज तो पहले पता चल गया कि क्या खाना बनाने में क्या बनाना है, ये बताओ, ये पूछो, ठीक है ना, या सोचो, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। जब रोज का हो जाए तो और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी किसी ने बता दिया कि ये बनाना है, थोड़ा तो क्लियर हुआ, ठीक है ना, कि यही सिर्फ बनाना है। अब आपको वो घर में है या बाहर से मंगवाना है, और क्या क्या रिसोर्सेज असेंबल करना है, बस यही सोचना है और फिर आपका काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम किसी भी प्रोसेस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सिंपल टास्क में कन्वर्ट करते हैं, और वो कब होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है ना। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम स्टेप बाय स्टेप सिंपल टास्क में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करना या कन्वर्ट करना। उसके बाद क्या होता है, टू कमांड, यानी अब आप लोगों को दीजिए, ठीक है ना, हैंड ओवर करिए, डेलीगेट क्या क्या करना है, ड्यूटी एंड ऑथोरिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी दोनों आप दीजिएगा, तभी कोई काम कर पाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ ऑर्डर दूं कोई काम करने का और ऑथोरिटी नहीं दूं, ठीक है ना, मैं तुम्हें बोलूं कि तुम इस रूम को सजा दो, बट आई डोंट गिव यू ऑथोरिटी फॉर बजट, ठीक है ना, कि हाँ ठीक है तुम इतना एक्सपेंसेस कर सकते हो इसके पीछे, मैं आपको ये नहीं दूं कि आप और लोगों की मदद ले सकते हैं, दिन मुश्किल हो जाएगा उस काम को करना, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ऑथोरिटी देती हूँ, देखो तुम 4 बच्चों को अपने हिसाब से चुन लो जिसको तुम्हें चाहिए इस काम में हेल्प के लिए, आसान हो जाएगा, इतना पैसा रखो, ये तुम्हारा बजट है, इतने में तुमको ये कर लेना है। ऑथोरिटी दिया कि आप इतना तक खर्चा कर सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं कि मैं और क्या क्या करूं, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी दोनों देना होता है, ठीक है ना। डेलीगेट यानी कमांड करना, ठीक है, जब आपने डेलीगेट कर दिया यानी ड्यूटी डेलीगेट किया, तो ड्यूटी डेलीगेट करने के साथ साथ क्या कर दिया आपने, उसको ऑथोरिटी भी दिया, ठीक है ना, उसको आपने थोड़ा फ्रीडम भी दिया। ऑथोरिटी मींस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम की अधिकार, कि आप ये कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। नाउ कोऑर्डिनेट, नाउ someone has to take feedback कि कितना हुआ और कितना बाकी है, गेस्ट आने वाले हैं और कितना टाइम लगेगा, राइट। तो
कोऑर्डिनेट का मतलब है फीडबैक, और जो आपस में आपको और चार लोग मैंने दिए हैं, चार और टीम मेंबर दिए हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके जिसको बाहर भेजना है भेजो, जिसको यहाँ करवाना है करवाओ। यू कीप कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल दोस टीम मेंबर्स, राइट। उसके बाद क्या करते हैं हम, तो कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। और अगर कोई कहीं जाके नहीं कर रहा है या फिर कोई आप बैठ के आप बात बताने की, तो आप धीरे धीरे उसको समझाते हैं कि अरे बात मत करो, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है ना, चलो अभी कर लेते हैं, बाद में तुम्हारा देखेंगे कि क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, थ्रू आउट द प्रोसेस किसी काम को कंट्रोल करते हैं, और मैनेजमेंट में यही करना है। क्या क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग, प्लान कर लिया तो उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज के बाद कमांड में मैंने बता दिया डेलीगेशन होता है, और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। कंट्रोल को थोड़ा और समझ लो कि कंट्रोल एक लास्ट में हम हमेशा बोलते हैं कंट्रोल, बट इट इज नॉट एन एक्टिविटी व्हिच हैज बीन डन इन लास्ट ओनली, इन द लास्ट ऑफ एनी टास्क। थ्रू आउट द प्रोसेस हम कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। घर से बाइक निकालते हो यहाँ आने के लिए, कंट्रोल सिर्फ यही आगे लगाते हो गाड़ी में, थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है ना, घर से निकलते समय कंट्रोल रखते हो कि रास्ते में कुछ ऐसा ना हो जाए, हम सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, राइट। वी कीप कंट्रोल, है ना, नहीं तो ऐसा कि एकदम से 60, 70, 80 की स्पीड से नहीं भगाते, अदरवाइज वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। एंड देन आप कंट्रोल करेंगे तो आप सीधे कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, राइट। कॉलेज से जब नहीं, चलो बहुत बहुत सेफ साइड में रहोगे तो डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो समझ में आ गया कंट्रोल क्या होता है, थ्रू आउट एक्सरसाइज करने का होता है। दूसरा है FW टेलर। FW टेलर का नाम सुना है इससे पहले, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। हेनरी फ्यूल मैंने अभी बताया था, हेनरी फ्यूल इज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट गुण दिया, हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी तो इंट्रोडक्शन नहीं है। कुछ बोल रहे थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर को बोलते हैं। इनका डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, ठीक है। मैनेजमेंट द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज टू बी डन, यानी सबसे पहले तो आप ये फाइंड करिए कि आपको करना क्या है, ठीक है, knowing what is to be done, and then दूसरा काम क्या, and then seeing that it is done in the best possible manner। अब ये इंश्योर करना कि जो आपको करना है वो आपने सबसे अच्छे तरीके से किया, जिसको आप लोगों ने इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली बोला था, वही तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि मिनिमम रिसोर्सेज में क्वालिटी आउटपुट, राइट। क्लियर, ये FW टेलर का डेफिनेशन इसलिए बता देती हूँ क्योंकि समटाइम्स ये डेफिनेशंस आपके ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आता है, एंड समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड कि ये डेफिनेशन किसने दिया था, ठीक है। और आपको लिखना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है डेफिनेशन लिखने में, ध्यान रखना जितना भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे वो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्ड्स होता है, राइट। जो भी उन्होंने कहा है आपको वही लिखना है, अपने तरफ से आप कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं ऐड करते, ठीक है ना, वर्ड चेंज करने का तो भूल ही जाओ, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए वो जब याद हो तभी लिखो, अदरवाइज आप मीनिंग लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी आंसर में अगर आपने एक दो डेफिनेशन नहीं लिखा तो क्वालिटी नहीं माना जाता है अच्छा उस आंसर का, ठीक है। काम चलाओ है, ठीक है, तो काम चलाओ नंबर मिल जाएगा, फिर बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, राइट। तो एक दो डेफिनेशन कोशिश करो कि एटलीस्ट एक दो डेफिनेशन हमको याद हो जाए लिखने के लिए, राइट। उसी तरह अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंज, ठीक है ना, हैरोल्ड कुंज ने भी इसको डिफाइन किया है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद through and with people in a formally organized group। formally organized group का क्या मतलब हुआ, अच्छे से वेल मैनेज्ड। नो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो वर्ड आप लोग सुनते आए हैं, ये क्या है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल प्लेस है, फॉर्मल प्लेस है। अभी मैं बताती हूँ, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मतलब है जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, राइट। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जब भी वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन जो हमारे मोहल्ले का टीम है वो इनफॉर्मल ग्रुप है। उसमें अगर किसी को लगा कि कोई दूसरा आदमी बेईमानी कर रहा है या फिर हम रोज रोज बॉल खरीद के हम ही लाते हैं, लोग छक्का मार के भुला देता है, तो क्या करेगा, विकेट उखाड़ेगा, बोले छोड़ो हमको नहीं खेलना, हम घर जा रहे हैं, राइट। चला जाता है ना, ऐसे होता है ना, हमारे हम देखते हैं ना हमारे इसमें कैसे लोग उठ के निकल गया।
those were informal groups. वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. वहाँ पे आप अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी से जाइए. जब तक आप हैप्पी हैं, खुश हैं, यू कैन बी द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप. आपको जब से अच्छा नहीं लग रहा है आप निकल सकते हैं. लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप क्या होता है, वो एक पर्पस से एक साथ होता है. ठीक है, वहाँ सर्टेन पॉलिसी, सर्टेन गाइडलाइन, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो जब भी हम फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की बात करें, आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. तो इस तरह के ग्रुप में मैनेजमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंज, ये एक आर्ट है, ये एक कला है. क्या कला है? गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू, या थ्रू एंड विथ द हेल्प ऑफ पीपल. उस ग्रुप में जो लोग हैं उनकी मदद से उस काम को पूरा करवाने का कला है, राइट. ठीक है. एंड पीटर ड्रकर ने एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया है, मैं बता देती हूँ. पीटर ड्रकर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. मैं 3 फादर के बारे में आपको बता दिया. फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल. आगे आएंगे और ये आपको रटना पड़ेगा, यानी ये आपके इतनी बार पढ़ाएंगे कि याद हो ही जाएगा. ठीक है ना. यस. उसके बाद FW टेलर का है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड पीटर ड्रकर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ठीक है. हेनरी फ्योल को कभी कभी फादर ऑफ, कहीं कहीं आप देखोगे लिखा रहेगा फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, वो गलत है. फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस मैनेजमेंट हम उनको बोल सकते हैं, राइट. फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्योंकि उनके इस पे ऑपरेशन यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में बताया गया था. लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पीटर ड्रकर है. अब प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके सामने एक MCQ आएगा. MCQ यानी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा रहेगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और अगर आंसर में दोनों का ही नाम है देन यू हैव टू चूज पीटर ड्रकर. लेकिन पीटर ड्रकर गायब है, देन यू हैव टू चूज हेनरी फ्योल, राइट. अगर वो गायब है तो फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन वही है. क्लियर हो गया? ठीक है. तो पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट को इस तरह से डिफाइन किया कि मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेज बिजनेस. सबसे पहले बहुत सिंपल है, ऐसे ही याद हो जाएगा तुम लोगों को. मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेज बिजनेस, कॉमा, दैट मैनेजेज मैनेजर्स, मैनेजेज वर्कर्स एंड वर्क्स. ठीक है. एवरीथिंग जिसको जो मैनेज करे, मैनेजमेंट से लेकर के बिजनेस से लेकर के मैनेजर, वर्कर और वर्क, सबको उसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं. सिंपल है. कोई भी डिफिनेशन मैंने कहीं से भी डिफिकल्ट जो भी था ना, मैंने उसको पहले छांट किया है. ठीक है, ताकि इजी हो, आपको डर ना लगे मैनेजमेंट से. ठीक है. क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े बड़े आपको डेफिनेशंस मिलेंगे, मतलब समझ में आ रहा है. These are the important things and they are important management rules, right? इनको आप कभी छांट नहीं सकते. माइलस्टोन के रूप में FW टेलर, हेनरी फ्योल, फिर मैक्स वेबर, पीटर ड्रकर, they are the milestone of management, right? तो हम इनको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. इसीलिए मैंने इनका, और वह बहुत सिंपल भी है इसीलिए इसको चुना था. ठीक है. तो अब डेफिनेशंस हो गया. अब हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा, मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ाने का है, आज रहने देते हैं इसको, राइट. अच्छा, अभी तक जो बताया वो याद रहेगा. ठीक है. प्रोसेस में 5 प्रोसेस है, कहीं कहीं 6 प्रोसेस भी देखोगे आप लोग, 7 भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. तो फिर हम उस समय बताएंगे आपको कि 6 क्यों है, 7 क्यों है. मैंने फिर 5 प्रोसेसेस रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप 5 प्रोसेसेस देखोगे. दीज प्रोसेसेस आर functions of management. ठीक है ना. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वन एंड सेम थिंग. चलिए अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. 58, 65 and 75 absent. Write down 75, 65 and 58. They are absent in my class. लिख लिए क्या? Yes, ma'am. ठीक है, बता देना, मैं अटेंडेंस बनाने लगी. एक मिनट. 58 ही बोला मैंने.